Hello students, welcome to the part 2 of amendments for CA Foundation for December 2021 exam and onwards. Students, if you can recall, हमने पार्ट 1 में जो कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट है उसके ऊपर जिक्र किया था। आज हम इस पार्ट 2 में विद रिगार्ड टू सेक्शन ए पेपर 2A दैट इज बिजनेस लॉज, उसके जो आरटीपी के अंदर रिविजनरी टेस्ट पेपर के अंदर जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, वी गोना डिस्कस देम। हमेशा आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करने चाहिए, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे आ गए, पेपर लगता है इजी हो गया है। क्योंकि देखिए लॉ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो है इंटरप्रिटेशन। आपको लॉ सारा आता है, आपने सारे सेक्शन पढ़े होंगे, बड़ी मेहनत करी होगी, लेकिन इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमें आईसीआई के क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर थोड़ा देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले द क्वेश्चंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिस्टर प्रथम ने अप्लाई किया है फॉर जॉब एज ए प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज स्कूल। द मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हम उसे अपॉइंट करेंगे, लेकिन एक मेंबर ने, किसके, जो मैनेजमेंट की कमेटी थी, उसने आपको प्राइवेटली इन्फॉर्म किया है कि मिस्टर प्रथम कि आपको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कमेटी की तरफ से आपको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है। दैट मीन्स आप स्कूल में इंटरव्यू देके आते हैं, राइट? तो एक तरह से क्या है, आपकी तरफ से ऑफर था, आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया होगा। मैनेजमेंट की तरफ से क्या होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और एक्सेप्टेंस के लिए क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन कौन करे, बाय द एक्सेप्टर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। लेकिन यहां आपको कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है, प्राइवेटली किया जा रहा है। अगर आप इस केस के फैक्ट्स देखें, वैसे फाउंडेशन में ये केस जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बुक में मैंने केस का नाम भी दे रखा है। ये फैक्ट्स हैं द केस ऑफ पॉवेल वर्सेस ली नाम के केस के, राइट? तो अगर आपको प्राइवेटली इन्फॉर्म किया गया है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, अब होता क्या है, मैनेजमेंट लेटर ऑन डिसाइड करती है टू अपॉइंट समवन एल्स। तो प्राइवेटली किसी ने कहा था आपको कि आप अपॉइंट हो गए हैं, असल में अपॉइंट किसी और को कर दिया गया। अब आप केस करना चाहते हैं इस अपॉइंटमेंट की कैंसिलेशन के खिलाफ। क्या आप कर पाएंगे, स्वाभाविक है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं, देखिए सेक्शन 2B के अंदर हम एक्सेप्टेंस पढ़ के आते हैं और उसी से हम एक पॉइंट हम निकालते हैं कि भैया एक्सेप्टेंस के लिए क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कौन करेगा, आप ऑफरी कह लें, एक्सेप्टर कह लें, या उसका कौन, उसका हिज हर ऑथराइज्ड एजेंट। तो यहां ऐसा नहीं हुआ है, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है तो नेचुरल है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। साथ में आप कोट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम सेक्शन 4 की बात करते हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन की ही बात की जाती है। तो इस तरह से केस और ये सेक्शन के साथ हम जवाब दे सकते हैं। बाकी आप आईसीआई का ऑब्वियसली आंसर देखिए, ये आपका बनता है फर्ज। तो मैं मोटा मोटा हर चीज आपसे यहां पे कि क्या लॉ हो सकता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मे बी आई डिस्कस विद यू। प्रश्न अगला, राहुल एक माइनर है। तो देखिए हम सारे जानते हैं अंडर सेक्शन 11 माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अपनी एज गलत बताई है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ही कैन मेक मिस रिप्रेजेंटेशन, एट द एंड ऑफ द डे ही इज नथिंग बट अ चाइल्ड। तो उसको सारे एक तरह से कह लीजिए हम लड्डू देते हैं। तो उसने एग्रीमेंट किया है, एक शॉपकीपर के साथ एक लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि उस लोन से उस दुकानदार से वो लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। और इस काम के लिए उन्होंने अपनी कीमती घड़ी गिरवी रख दी है और उन्होंने 40,000 का लोन लिया। बड़े खुश हैं वो 40,000 का लोन लेके, और तुरंत मार्केट में जाते हैं और एक लैपटॉप 30,000 का खरीद लेते हैं। और बाकी ऑब्वियसली पैसा बचा है, मजेदार अपने दोस्तों के साथ लेजर ट्रिप में खर्च कर देता है। नाउ लेटर ऑन जो राहुल बच्चा है, उसे ये एहसास होता है कि बहुत महंगी घड़ी उसने बेच दी, इस तरह से सस्ती नहीं बेचनी चाहिए थी, वो वापस लेना चाहता है घड़ी। साथ में जो उसने लोन लिया है वो उसका पैसा भी वापस नहीं करना चाहता है। शॉपकीपर तो ऑब्वियसली नाराज होगा इस बात से, तो क्योंकि वो अपना लोन रिकवर करना चाहता है। तो प्रश्न ये है क्या शॉपकीपर सक्सीड होगा। देखिए पहली बात तो आप जानते हैं सेक्शन 11
देन आप मोहरी बीबी का केस भी जानते होंगे, राइट? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिस केस से हमने कहा था उसके साथ किए गए एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। लेकिन देखिए हम ये भी पढ़ते हैं कि जब आप जैसे यहां दुकानदार ने, एक ने आपको लैपटॉप दिया है, एक ने आपको स्वाभाविक के एक से आपने लोन लिया है, तो जहां तक लोन का सवाल है तो हम यही कहेंगे कि माइनर कभी लायबल नहीं होता, नॉट लायबल, राइट? लेकिन जिसने आपको लैपटॉप दिया है, क्या वो अपना लैपटॉप आपसे वापस ले पाएगा? तो हम माइनर से रिलेटेड पढ़ते होते हैं चीज ROB, स्टैंड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, कि अगर आपको कोई चीज मिली है, अगर वो आपके पास इन पोजीशन है, आपके पास है, तो वो आपसे वापस ली जा सकती है। तो इस तरह से ये 3-4 चीजों के हिसाब से आपने अपना आंसर यहां कोट करना था। अगला प्रश्न, अच्छा एक क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स जो है डिस्क जॉकी हैं, ऑब्वियसली एक 5 स्टार होटल बार में। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है, हर वीकेंड सैटरडे संडे वो वहां परफॉर्मेंस देंगे, उन्हें मिलेंगे 1500 रुपए। लेकिन एक महीने के बाद वो अपनी मर्जी से ही परफॉर्मेंस देने नहीं आते, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे BOC, स्टैंड्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 39, और उसमें हम ये कहते हैं कि जो दूसरी पार्टी होती है उसके पास 2 रेमेडी होती हैं। या तो वो तुरंत क्या करे, अभी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर ले, या क्या कर ले, आप वेट कर सकते हैं फॉर द परफॉर्मेंस, राइट? तो यहां अब होटल वाले क्या करने वाले हैं? क्या होटल वालों के पास राइट टू रिसाइन है? ऑब्वियसली, जैसे मैंने कह दिया, यस है। नंबर 2, अगर होटल आपको एक मेल भेज देता है कि वो इंटरेस्टेड है कंटिन्यू करने में, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा आप वेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल होटल ऐसा कर सकता है। और आपने एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रह जाएगा। क्या होटल एक्सेप्ट करने के बाद रिसाइन कर सकता है आफ्टर मंथ? देखिए, अब आप रिसाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जैसे ही उसका कॉन्टिन्यूएंस की बात कर ली, तो आपने अगले के ब्रीच के बाद भी अगर आप कॉन्टिन्यूएंस के लिए रेडी हो गए, तो आप लेटर ऑन ना नहीं कर सकते, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू। तो वो आपके ऊपर था, आप चाहते तो पहले ही रिसाइन कर लेते, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में कहा। कहता है आगे थर्ड पार्ट, इन विच ऑफ द केसेस टर्मिनेशन या कॉन्टिन्यूएंस कैन द होटल क्लेम डैमेजेस। देखिए, ऑब्वियसली अगला नहीं आया तो जिस वीकेंड पे नहीं आया आपको नुकसान तो हुआ ही है। यस, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जो जितना आपको लॉस हुआ है, राइट? तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है मिस्टर रामलाल बिरला एक बड़े बिजनेसमैन हैं, पुणे में हैं, 2 बेटे हैं, एक मैरिड डॉटर भी है। उन्होंने ये तय किया कि वो एक गिफ्ट करेंगे एक मकान अपनी बेटी को। इसके लिए उन्होंने एक लॉयर बुलवाया अपने घर पे, और रिटर्न डॉक्यूमेंट से बेटी के नाम गिफ्ट करना चाहते हैं। तो दरअसल हम बात किसकी कर रहे हैं? बात करें कंसिडरेशन की। हम सेक्शन 25 में पढ़ते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन हम उसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं सबसेक्शन 1 के अंदर कि यस वैलिड हो सकता है अगर इट इज बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। सबसेक्शन 1 के अंदर देखिए, लव एंड अफेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं। एक तो देखिए, आपका क्या होना चाहिए? रिलेटिव होने चाहिए। एक रिटर्न क्या होनी चाहिए? डीड होनी चाहिए। साथ में वो क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। अब होता क्या है, लॉयर ने कहा कि भाई आप इसे रजिस्टर करवा लें, ठीक कहा लॉयर ने, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की मौत हो गई। देखिए, जब एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक है आपने डीड रजिस्टर नहीं करवाई, लेकिन बेटी को बाद में एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ऑब्वियसली जो लॉयर के साथ बनाया गया था उसको गिफ्ट देने के लिए, उसके बेसिस पे वो हाउस लेना चाहती हैं। क्या वो ले पाएंगी? तो हम कहेंगे नहीं। रीजन मैंने बड़ा सिंपल बता दिया, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप PQR एक हॉस्पिटल है जिसने डॉक्टर ए को अपने यहां रखा है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ये हैं कि 3 महीने के लिए, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उससे वादा किया है वो 1 लाख रुपए दे देंगे। डॉक्टर ज्वाइन हुए हैं, कोविड का समय है, कि भाई साहब अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे कोविड से ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, कि आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, कोविड होगा तो स्टिल हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। तो कोविड होगा तभी देंगे ना। होता क्या है, आपसे पूछा गया बताइए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप समझ गए होंगे, ये है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 31, जहां हम कहते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अगला हिस्सा है, यह भी पूछा गया, बताइए ऑल्सो व्हाट विल हैपन इफ डॉक्टर ए डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली उन्हें 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। वजह क्या है? क्योंकि हम सेक्शन 35 में ये पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, कि जब एक टाइम बता दिया जाता है, तो देखिए यहां पे 3 महीने का टाइम बताया गया है। तो जैसे ये टाइम क्या होगा, लैप्स होगा, तो स्वाभाविक है ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। राइट, टाइम लैप्सेस, इट कम्स टू एन एंड, आपको कोई पैसा उसके बाद नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, वो एग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, क्या वो वॉइड होते हैं? बिल्कुल, हम इसे कहते हैं एम्बिगुअस एग्रीमेंट, या हम इसे कहते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और यहां इसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29 के अंदर, जैसे हम कोई उदाहरण दें कि अगर आपने कोई तेल बेचना है तो कौन सा तेल, कार बेचनी है तो कौन सी कार, तो ये बताना जरूरी है, वरना मीनिंग क्या होगा, अनसर्टेन। इसके बाद आ गए हम सेल ऑफ गुड्स के प्रश्नों के ऊपर। अर्चिका एक ज्वेलरी वाले की दुकान पे जाती हैं और शॉपकीपर से कहती हैं उन्हें गोल्ड बैंगल्स चाहिए, लेकिन व्हाइट कलर वाला गोल्ड, व्हाइट पॉलिश। शॉपकीपर कहता है देखिए मेरे पास गोल्ड बैंगल्स के बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन है, लेकिन फिलहाल व्हाइट पॉलिश में नहीं है, लेकिन अगर आप कोई इनमें से सेलेक्ट कर लेंगी मैं उसको बाद में पॉलिश करवा दूंगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। होता क्या है, अर्चिका सेलेक्ट कर लेती हैं और पैसे भी दे देती हैं। शॉपकीपर उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कीजिए कि आप 2 दिन के बाद आप जाइएगा, मैं इसको ये कलर करवा दूंगा। राइट, लेकिन अब होता क्या है, जब वो 2 दिन के बाद जाती हैं तो वो नोटिस करती हैं कलर तो करवा दिया गया है, पॉलिश करवा दिया गया है, लेकिन उस पॉलिशिंग की वजह से जो डिजाइन है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ गया है। अब वो अच्छी नहीं लग रही हैं देखने में। ना वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहती हैं, क्या वो कर पाएंगी? लेकिन और वो शॉपकीपर से अपना पैसा वापस चाहते हैं, क्या मिल पाएगा? क्या शॉपकीपर उन्हें मना कर सकता है? तो इस तरह की चीजें पूछी गई हैं। तो कहता बताइए क्या वो अपना पैसा रिकवर कर पाएंगी? या फिर पार्ट बी में पूछा है, शॉपकीपर कहता है कि वो रिपेयर करवा देगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर। तो देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम सेक्शन 4 में देखिए पहली बात पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक सेल और एक पढ़ते हैं हम एग्रीमेंट टू सेल। एग्जैक्टली कहूं सब सेक्शन 3 के अंदर हम कहते हैं सेल में क्या होता है, दोनों में देखिए क्या है, दोनों में बात है प्रॉपर्टी। सेल के अंदर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो वो कंक्लूड हो गया, एब्सोल्यूट सेल होगी। लेकिन जहां प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है या कुछ कंडीशंस फुलफिल होने के बाद होनी है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो पहली बात हमने क्या चीज सीखी इस प्रश्न में, ये क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट टू सेल का है। तो इसलिए जब ये एग्रीमेंट टू सेल का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी तो तभी ट्रांसफर होगी अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं। तो यहां पे शॉपकीपर का क्या है, उसका डिफॉल्ट है, तो इसलिए अर्चिका कैन रिकवर, द आंसर इज यस शी कैन रिकवर। नंबर 2, रिकवर कह लीजिए या यूं भी कह लीजिए, शी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। रिकवर का मतलब ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तभी मिलेगा ना। नंबर 2, अगर शॉपकीपर कहता है कि वो बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के वो आपकी चीज ठीक करवा देगा, तो देखिए वो कहता है रिपेयर करवा दूंगा, लेकिन यहां इंटरेस्टिंग चीज है, बट ही विल चार्ज, वो कहता है मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। द आंसर इज आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते हैं, शॉपकीपर को ही ये खर्चा क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन आपको ही फुलफिल करनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, आप प्रशांत हैं, एक मिठाई की दुकान पे जाते हैं, 1 किलो बर्फी मांगते हैं और आप ये कहते हैं क्या ये फ्रेश है? सेलर कहता है सर मेरी सारी मिठाई फ्रेश होती है, बढ़िया क्वालिटी की होती है। तो देखिए अगला डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 15 में हम सेल बाय डिस्क्रिप्शन, साथ में सैंपल की भी बात करते हैं और एक्सक्लूसिवली सैंपल की बात हम करते हैं सेक्शन नंबर 17 के अंदर।
तो प्रशांत एग्री कर लेता है खरीदने के लिए, लेकिन वो कहते हैं पहले मैं टेस्ट करना चाहता हूं। तो यहां हमें पता चल गया टेस्ट करेगा तो भैया ये बात आ गई सैंपल की, राइट। सैंपल के ऊपर एक्सक्लूसिवली कहें सेक्शन 17 है, और जैसे दुकानदार ने कहा था उसकी सारी मिठाइयां फ्रेश होती हैं, तो यहां लग गया आपका सेक्शन 15, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। अगला डिस्क्राइब कर रहा है, साथ में सैंपल की भी बात भी 15 में होती है। अब होता क्या है, सेलर ने उसे टेस्ट भी करवाया, प्रशांत को क्वालिटी अच्छी लगी, उसने कह दिया भाई साहब 1 किलो पैक कर दीजिए। जब वो घर लौट के आता है पता चलता है बर्फी जो बाकी है टेस्ट किया था वो तो अच्छी थी, लेकिन ये तो बासी है, स्टेल है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहता है, क्या वो कर पाएगा? तो देखिए स्वाभाविक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देखिए इंप्लॉयड कंडीशंस के ऊपर। तभी मैंने ऊपर वाले सेक्शन देखिए क्या किए हैं, कोड किए हैं। तो कंडीशन आप जानते हैं, ये वो स्टिपुलेशन है जो कि नेसेसरी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, क्या वो अवॉइड कर पाएगा? द आंसर इज यस। नंबर 2, विल योर आंसर बी डिफरेंट? अगर प्रशांत ये टेस्ट ना करे, देखिए टेस्ट नहीं करेगा तो सेक्शन 15 लग गया, वरना यहां क्या था 17 था, क्योंकि यहां डिस्क्रिप्शन वाली बात भी आ गई। तब भी आंसर क्या रहेगा आपका? सेम आंसर रहेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप आकांक्ष हैं, आपने टेलीविजन सेट खरीदा है जेठालाल से, जो कि ऑनर है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के, ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट 3 डेज वो इस टीवी की क्वालिटी देखेंगे, संतुष्ट हुए तो पैसे देंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो देखिए, जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की बात है तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 24, और उसमें भी हम यही पढ़ते हैं प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, जब आप अपना कंसेंट दे दें। नंबर 2, इनकंसिस्टेंट एक्ट करें या टाइम बताया गया है तो वो टाइम लैप्स हो जाए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए, बात थी 3 दिन की, अगले दिन ही उन्हें क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। बात समझ गई? क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या नहीं? ट्रांसफर क्या हो गई, दरअसल अर्थक्वेक आ गया तो टीवी तो टूट गया। अब जेठालाल उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो यहां हम आंसर देंगे सेक्शन 24 रेड विद, बढ़िया प्रश्न है ये, सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन नंबर 8 में देखिए, जैसे हम 7-8 में पढ़ते हैं रिस्क, तो वहां हम सिंपल पढ़ते हैं रिस्क हमेशा ऑनर का होता है। तो सेक्शन 8 क्या लग गया? सेक्शन 8 लग गया कि भैया कि अभी तक प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इसलिए जो रिस्क है वो किसका हो गया? सेलर का हो गया। तो इसलिए जो लॉस पेयर कौन करेगा? वो सेलर करेगा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो देखिए, जितने भी आरटीपी होते हैं, एमटीपी होते हैं, पास्ट क्वेश्चन सारे करने चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े प्लीज ध्यान रखें, आपकी बुक में सारे ये दिए भी हुए थे। तो अगर आपने जैसे दिसंबर का है, अगर आपने पहले क्लासेस ले रखे हैं, तो इससे पहले जो अटेम्प्ट हुआ जुलाई 2021, इन सब की आरटीपी के यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं। आप कभी भी मुझसे इनसे रिलेटेड जो भी है, इवन आपको फाइल चाहिए तो वो सब कुछ आप ले सकते हैं। बस आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, तो व्हाट्सएप के लिए नंबर आपको बताइए है, बट फिर भी लिख देता हूं 9814212453। तो क्वेश्चन करने बड़े जरूरी होते हैं, क्योंकि जैसे सेक्शन 24 रेड विद सेक्शन 8 हो गया, तो आपकी निगाह से वो क्वेश्चन निकालने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ऑक्शन हो रही है, तो ऑक्शन के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 64। तो हम उस पर पढ़ते हैं कि ऑक्शन से सेल कब कंक्लूड होती है। वो कस्टमरी तरीका होता है फॉल ऑफ अ हैमर या 1 2 3 कहना ऑक्शनर के द्वारा। तो यहां एक एंटी क्लॉक बेची जा रही थी, मेगा एक हाईएस्ट बिडर है, लेकिन सेल कंप्लीट होने के लिए ऑक्शनर ने जब वो हथौड़ा मारना था टेबल के ऊपर, वो हथौड़ा ही टूट गया, और उस हथौड़े से देखिए क्या हुआ, घड़ी भी टूट गई। प्रश्न, अब क्या मेघा उस घड़ी की मालिक हो चुकी है? नहीं हुई है, क्योंकि अभी सेल कंक्लूड नहीं हुई। क्या वो अवॉइड कर सकती है? द आंसर इज सेक्शन नंबर 64, क्योंकि सेल कब कंक्लूड होगी? जब बाय द फॉल ऑफ हैमर। तो यहां सेल ही अभी तक क्या नहीं हुई है, कंक्लूड नहीं हुई है।
अगला प्रश्न, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अपनी कार वाई को बेचेंगे। प्राइस देखिए दोनों पार्टीज ने डिस्कस नहीं किया, तो आप ध्यान दीजिए हम प्राइस के ऊपर सेक्शन 9 भी पढ़ते हैं 10 भी पढ़ते हैं। नहीं डिसाइड किया है तो एक्स जो लेटर ऑन है वो मना कर देता है कार बेचने से, क्योंकि कहता है कि प्राइस डिसाइड नहीं हुआ था। क्या वाई कार मांग सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि हम सेक्शन 9 में पढ़ते हैं अगर प्राइस ना भी डिसाइड हो तो रीजनेबल प्राइस दिया जाएगा। तो दैट मीन्स ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो आप उस चीज से मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, जिसे हम कहते हैं सेल बाय नॉन ओनर इनवैलिड होती है, लेकिन हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 27 से लेकर के 30 के अंदर, तो मेनली सेक्शन 27 में पढ़ते हैं, देन उसकी प्रोविजो में हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, देन 27 से 30 में पढ़ते हैं कि अगर आप मर्केंटाइल एजेंट हैं, सेल बाय वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट ओनर है, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, या सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल या बाय बिफोर सेल। और कुछ हम अदर एक्ट से रिलेटेड भी पढ़ते हैं कि ये वैलिड सेल हो सकती है, जैसे अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो ऑफिशियल रिसीवर प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेता है, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिरवी रखा है तो आपने पैसे नहीं दिए हैं तो जो प्लेजी है वो बेच सकता है। तो ये प्रश्न उसी पे था कि आप इस रूल के बारे में बताइए और बताइए कब ये रूल अप्लाई नहीं करेगा, जिसका मतलब हो गया कब एक वैलिड सेल हो सकती है, किसके द्वारा, अगर आप ऑनर नहीं भी हैं, वैलिड सेल बाय नॉन ऑनर। तो लंबा चौड़ा आंसर ये सारे सेक्शन आप कोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। प्रश्न पहला, देखिए पहला प्रश्न ये कहता है कि आप 3 पार्टनर हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स का। बी जो पार्टनर है वो खुद था, बहुत बढ़िया पॉइंट, एक डीलर आयरन बार्स में जो लोहा मकान बनाने पे लगता है, तो उसको ये काम दिया जाता है कि भाई आपका तजुर्बा है तो आप अच्छी क्वालिटी का खरीद लाइए। एज ए होलसेलर बी को बहुत बढ़िया से मार्केट कंडीशंस का पता है। करंट मार्केट प्राइस देखिए लोहे का है 350 रुपए कह लीजिए। बी ने पहले से ही ऑलरेडी हैड, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ये लोहा खरीद रखा था 200 रुपए किलो में, जबकि ध्यान दीजिए करंट मार्केट प्राइस 350 है। वो ये फर्म को सप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन ना तो फर्म को मालूम है ना ही उसने बताया परचेज प्राइस, ऑब्वियसली मार्केट प्राइस वो 350 बता देगा। क्या बी यहां लायबल है कि जो उसने एक्स्ट्रा एक तरह से देखिए प्रॉफिट आपने कमा लिया है 150 रुपए के लिए, क्या आप उसके लिए लायबल हैं? स्वाभाविक है, क्योंकि हम सेक्शन नंबर 16 के अंदर यही पढ़ते हैं, आप कोई पर्सनल प्रॉफिट एज सच नहीं कमाएंगे। अगर आपने कोई ऐसा प्रॉफिट कमाया है सीक्रेट प्रॉफिट, वो आपको रिस्टोर करना ही पड़ेगा, और अगर कंपीटिंग बिजनेस से भी कमाए तो वो आपको प्रॉफिट रिस्टोर करना पड़ेगा, जिसका मतलब है वो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, तो यू हैव टू पे दैट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पार्टनरशिप का है, देखिए लिखा है ए एक ट्रांसफरर है, बेच दिया उन्होंने अपना शेयर पार्टनरशिप में बी को ट्रांसफरी को, तो इसे हम कहते हैं सब पार्टनर। और सब पार्टनर के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29। तो हम ये पढ़ते हैं सब पार्टनर को ऐसा कोई हक नहीं होता कि वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर करे या वो कोई इंस्पेक्शन वगैरह करे कि मेरे को किताबें वगैरह दिखाओ। तो देखिए उसे सिर्फ एक हक होता है प्रॉफिट मिलने का। हाँ, कंपनी फर्म बंद हो जाए तो वो ऑब्वियसली अकाउंट्स वगैरह देख सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं है। तो होता क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्प्ले कर रही थी कि बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, जबकि टर्नओवर काफी जाता है, तो वो इंस्पेक्शन करना चाहता है कि उसका हक है। तो ऐसा कोई हक नहीं है। अदर पार्टनर्स को लगता है कि भी गलत कह रहे हैं, एज एन एडवाइजर सॉल्व द इश्यू, तो आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया प्रश्न है ये। एमएम एक पार्टनरशिप फर्म है और देखिए 2 ये कार्य कर रही है। एक है आप मैन्युफैक्चर करें अजिनोमोटो, ये एक सीजनिंग एंड टेस्ट इनहांसर है फॉर फूड, एक काम हो गया आपका। दूसरा जो काम है वो कह रहा आप पेपर प्लेट्स वगैरह बनाते हैं, तो 2 कार्य हो गए, फर्म एक है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि नया कानून आ गया भाई, और कानून ने कहा अजिनोमोटो जो आप एक सीजनिंग टेस्ट इनहांसर बना रहे हैं, क्योंकि टेस्ट आजकल के लोग मैगी क्यों खाते हैं, टेस्ट के चक्कर में, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत खतरनाक चीज है। देखिए उसमें ज्यादा अगर कुछ एलिमेंट्स डाले जाएं तो सरकार उसको कंट्रोल करना चाहती है, तो सरकार ने कहा ये इनहांसर नहीं ऐड करने चाहिए और हम इसको अनलॉफुल बिजनेस कह रहे हैं।
क्या फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व होना पड़ेगा? तो देखिए कंपलसरी डिसोल्यूशन पे सेक्शन 41 में हम दो कारण पढ़ते हैं। एक कारण हम ये पढ़ते हैं कि भैया या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं या एक को छोड़ के सारे हो गए हैं, क्योंकि दो पार्टनर तो सॉल्वेंट चाहिए होते हैं। नंबर दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, तो वो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब समस्या क्या है? एक काम इलीगल हो गया है, दूसरा तो वैलिड है, तो क्या फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा? तो देखिए इस सेक्शन की जब हम प्रोविजो पढ़ते हैं, प्रोविजो का मतलब है कंडीशन या एक्सेप्शन हम कहते हैं, तो वो प्रोविजो यही कहती है कि अगर आप मोर देन वन सेपरेट बिजनेस कर रहे हैं, तो देखिए दो अलग अलग कार्य हो गए हैं, तो अगर आप दो अलग अलग मोर देन वन सेपरेट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन आपका नहीं होगा, आप वो कार्य कर सकते हैं। बस जो अजनी माटो वाला काम है ये आपको बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में? तो हम सारे जानते हैं माइनर पार्टनरशिप तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ उसे बेनिफिट्स के लिए हम एडमिट कर सकते हैं। तो उसके हक पूछे गए हैं एक माइनर के। तो जहां तक हकों का सवाल है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भैया एक तो उसे प्रॉफिट मिलने का हक है, नंबर 2 वो चाहे तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें देख सकता है, नंबर 3 वो पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है लेकिन अपने शेयर के लिए केस कर सकता है, और वो भी तभी कर सकता है अगर वो फर्म के साथ अपना कनेक्शन क्या कर ले, सवेयर कर ले, कि अगर वो फर्म से अलग होना चाहता है तो ही वो पार्टनर्स के ऊपर केस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, वरना सीधे सीधे उसके ये दो हक हैं। और देन हम पढ़ते हैं कि जैसे वो 18 बरस का हो जाता है तो हम पढ़ते होते हैं कि 6 महीने के अंदर उसे वो डिसीजन लेना है, कंटिन्यू रखना है या नहीं। तो इस तरह की चीजें आप सारी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एलएलपी का जो प्रश्न है उसके ऊपर मेरे पढ़ाने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं। आप दो मित्र हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम एक नॉर्मल पार्टनरशिप बनाएं या एलएलपी बनाएं, तो आपसे पूछा गया है डिफरेंसेस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हाईलाइटिंग द कंप्लायंसेस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ये नॉर्मल से दुनिया भर के पॉइंट हैं जो आप कोट कर सकते हो। एक तरह से फर्म वर्सेस एलएलपी के डिफरेंसेस आपसे पूछे गए हैं। ऑब्वियसली एलएलपी में देखिए लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, दोनों के एक्ट डिफरेंट है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ऑब्वियसली एलएलपी बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है, जबकि फर्म में कंपलसरी नहीं होता है। एलएलपी में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी और फर्म में अनलिमिटेड होगी। एलएलपी में आप एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, वरना आप म्यूचुअल एजेंसी होती है। एलएलपी में हमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। एलएलपी में बड़ा जरूरी होता है कि वर्ड आप साथ में क्या लगाएंगे। देखिए ऑब्वियसली आप लिमिटेड है, आपको सफिक्स के रूप में अपने नाम के अंत में या तो पूरा एलएलपी वर्ड लिखना है या एब्रीवेटेड फॉर्म में आपको लिखना होता है, क्योंकि आप एलएलपी हैं, आपकी अलग से पहचान है। तो देखिए आपकी कॉमन सील होगी, बहुत सारे आपके डिफरेंट कंप्लायंसेस हैं। जैसे एलएलपी में हम पढ़ते हैं कि आपको एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की फाइलिंग करनी होती है, सॉल्वेंसी की फाइलिंग करनी होती है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। और नॉर्मल एलएलपी में माइनर नहीं होता है, जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में तो हम पढ़ते हैं कि भैया माइनर एडमिट हो सकता है। देन कंपनीज एक्ट का प्रश्न है। मिस्टर ध्रुव हैं जो एम्प्लॉय हैं, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर है। उस कंपनी में उन्हें नौकरी पे रखा जाता है एक कंडीशन के साथ कि जब वो नौकरी छोड़ेंगे वो कंपनी के ग्राहकों को तोड़ेंगे नहीं, सॉलिसिट नहीं करेंगे कस्टमर्स को। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें कंपनी से फायर मीन्स निकाल दिया जाता है। वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन एंड अंडरकट सनमैन टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड प्राइसेस, लेकिन वो अपना काम सेम काम स्टार्ट करते हैं और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने लीगल एडवाइस दी कि भैया आप की जो है ये इस तरह की चीज नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने नौकरी दी थी कि आप उनके ग्राहक नहीं तोड़ेंगे। अब उसने क्या किया, जो कार्य वो खुद नहीं कर सकता था, उसने क्या किया, अपने बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया जिसका नाम रख लिया 7 स्टार्स। तो एक तरह से वो कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं ब्रीच कर रहा, ये कंपनी कर रही है, क्या आप ऐसे कर सकते हैं? तो देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं कि हम जो कॉर्पोरेट व्हील है कंपनी का लिफ्ट कर देंगे अगर आपने कंपनी बनाई है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस कह लीजिए, लीगल कंप्लायंसेस कह लीजिए,
या कह लीजिए आपकी कंपनी एक क्या है, मेयर शैम है, क्लॉक है, एक हॉक्स है, सिंपल कह लीजिए कुछ नहीं, एक फेक है, एक धोखा है, राइट। जिसके ऊपर हमें केस भी पढ़ते हैं, किलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। तो जहां मतलब ये जो क्वेश्चन आया है इसके फैक्ट्स बिल्कुल इस केस जैसे हैं, तो हम मानेंगे कि आप एक धोखा हो। तो इसलिए जो नई कंपनी बनी है उसका कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दिया जाएगा टू लुक एट द रियल बेनिफिशियरीज और मिस्टर ध्रुव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अगला प्रश्न है कि आप एक नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड जो है, तो देखिए मोदी एंड शाह की जोड़ी के ऊपर प्रश्न बनाया है आईसीआई ने। ये शाह एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है 10 करोड़, जो कि डिवाइडेड है 10 लाख शेयर्स में। तो 10 लाख आपके शेयर हैं। नरेंद्र मोदी के पास क्या है, 5,50,000 शेयर्स हैं शाह के। तो देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं 2 सबसेक्शन 87 के अंदर सब्सिडरी कंपनी के ऊपर पढ़ते हैं कि अगर आपके किसी और कंपनी के पास के मोर देन 50% अगर आपके पास वोटिंग राइट है तो यहां बन गई, तो स्वाभाविक है शाह कंपनी इसकी क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई, या वो क्या बन गई, होल्डिंग बन गई। लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी है तो नेचुरल है। तो हम जब पढ़ के आते हैं गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 45 में हम पढ़ के आते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी तब बनती है अगर आपके पास किसी कंपनी के कम से कम 51% पेड अप कैपिटल, या अगर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन की, अगर कंपनी ने डीवीआर इश्यू किए हैं तो पेड अप कैपिटल मत देखिए, वोटिंग राइट देख लीजिए। तो नेचुरल है कि पहली बात तो नरेंद्र कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है ही, उसकी ये कंपनी क्या होगी, सब्सिडरी होगी। और गवर्नमेंट कंपनी में ही हम क्लियरली पढ़ते हैं कि भाई साहब जब आप किसी कंपनी में इतना पैसा लगा देंगे तो वो कंपनी भी क्या हो जाएगी, नेचुरल है गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। और आपकी सब्सिडरी, आप गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो प्रश्न ये है आपसे कि क्या शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बिल्कुल ठीक है। एडवाइस एज लीगल एडवाइजर वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो डेफिनेटली आप क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी ही है। तो इन 2 सेक्शन के साथ आप अपना आंसर कोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत बढ़िया है, यहां पे थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमने इससे पहले वाली अमेंडमेंट क्लास में पढ़ा था 2 सबसेक्शन 62 के अंदर ओपीसी, जहां काफी रूल नंबर, स्पेशली कह लीजिए 3 सब रूल नंबर 1 में काफी बदलाव आए हैं। तो उसी के ऊपर एक अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। आप क्या है, आप ए है, आप एक इंडियन सिटीजन है, बड़ी अच्छी बात है। तो हमने कहा था कि रूल नंबर 3 में एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है नॉमिनी के लिए, मेंबर के लिए, कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और कहता उसका स्टे भारत में है पिछले बरस 115 दिन। तो जो अमेंडमेंट आई है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि आप रेजिडेंट होने चाहिए, उसके लिए कंडीशन होती है 120 दिन के लिए होना जरूरी है। देन बी जो है, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ट्रिपल स्टार रेटिंग, इसका अच्छे से आंसर आप आरटीपी का देखिएगा भी, क्योंकि मैं मोटा मोटा आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बिना मतलब मैं एक एक लाइन आंसर की पढ़ूं, उससे कोई फायदा नहीं है, ताकि आप कम समय में आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर अप हो जाए। उन्होंने बी को अपना नॉमिनी अपॉइंट किया है, लेकिन नॉमिनी क्या है, वो एक फॉरेन सिटीजन है जो भारत में रहा है 130 दिन, लेकिन वो फॉरेन सिटीजन है और हम कहते हैं इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। क्या ए एलिजिबल है ओपीसी बनाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, नो। रीजन क्या है कि भैया आपका स्टे लेस देन 120 डेज है पहले, राइट। तो ये टाइम पीरियड है जो पहले से कम कर दिया गया बाय अमेंडमेंट, तो 120 से कम है क्योंकि यहां दे रखा है 115 दिन। इफ यस कैन ही गिव द नेम ऑफ, तो पहली बात तो वो देखिए बना ही नहीं सकते। नंबर 2 है इफ यस कैन ही गिव द नेम ऑफ बी इन द मेमोरेंडम एज हिज नॉमिनी, तो देखिए दूसरी बात कह रहा है क्या वो उसका नाम नॉमिनी के रूप में दे सकता है, तो वो भी हम कहेंगे कि आप इस तरह से नहीं दे सकते क्योंकि वो फॉरेन सिटीजन है, एज बी फॉरेन सिटीजन, क्योंकि इंडियन सिटीजन होना यहां पे जरूरी था। देन पार्ट नंबर 2 में पूछा गया अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो पेनल्टी क्या होगी आपके ऊपर, तो हम इसके ऊपर पढ़ते होते हैं कि जनाब फाइन लगेगा, वो लगेगा 10,000 रुपए से आपका
मैक्स जो है वो 10,000 लगेगा प्लस, लेकिन पर डे का अगर कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट है तो वो भी मैक्सिमम आपको 1,000 रुपए डेली का आफ्टर फर्स्ट डे लगता रहेगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बनाया है और अपना आंसर दिया, थोड़ा मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि इंटरप्रिटेशन इशू भी है, बट मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि क्लियर कट इंस्टीट्यूट ने अपना क्वेश्चन प्लस आंसर दे रखा है, जिसके ऊपर मैंने ये डिस्कशन आपसे कर दिया है। इसके नीचे सारे के सारे सजेस्टेड आंसर्स हैं। So go through all these questions and answers beta. So on this note, मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो, आने वाले समय में आप अच्छी तैयारी करें। गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।